बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई गांव में घुसा नदियों का पानी, पलायन शुरू, रेलवे ट्रैक भी डूबा। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने किया बड़ा बदलाव, करोड़ों किसानों पर पड़ेगा असर। आगे आपको वीडियो में बताएंगे विस्तार से। बिहार के स्कूली बच्चे कैसे बनेंगे डिजिटल फ्रेंडली जब गुरुजी को ही नहीं आता है कंप्यूटर। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार। उधर ओवैसी बोले, अगर भैंस दूध ना दे तो उसका इल्जाम भी मियां पर ही लगा दें। टीवी और मोबाइल बनी आपके बच्चों की जान की दुश्मन, बढ़ रहा एग्रेशन, जाने कैसे छुड़ाएं लत। बिहार में हर जमीन मालिक का होगा अपना भू अकाउंट नंबर, फर्जीवाड़ा और दोहरी जमाबंदी रोकने के लिए सरकार की पहल, कम हो जाएंगे भूमि विवाद। एनडीए के नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात, लाठीचार्ज की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। प्रशांत किशोर बोले, आपके बच्चे मजदूर नहीं तो क्या बनेंगे कलेक्टर। स्कूल में खिचड़ी तो कॉलेज में बंट रही हैं डिग्रियां। बिहार के कई जिलों में ठनके की चपेट में आने से 24 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शौक। बिहार में एटीएम फ्रॉड गर्ल गैंग एक्टिव, पटना में 2 लड़कियां धराई, इस जुगाड़ से उड़ा लेती है रुपये। साथ साथ पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को दिल दे बैठी 2 सहेलियां, मंदिर में जाकर रचा ली शादी। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जहां और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थान पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, नवादा, भोजपुर आदि जिलों में कुछ स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार के पटना, बक्सर, छपरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज आदि जिलों में 1-2 स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार एवं कोसी सीमांचल के जिलों यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में गरज तड़क का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 जगह पर ठनका गिरने की भी आशंका है, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधान रहें तथा पेड़ पौधे से दूर रहें। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के पुल ध्वस्त होने की घटनाएं लगातार घट रही है। ताजा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ा हुआ है। पूर्णिया में एक बार फिर दास नदी पर बना एक उच्च स्तरीय पुल का अप्रोच पथ निर्माण के कुछ दिनों बाद ही ध्वस्त हो गया। जहां घटना पूर्णिया के अमोर प्रखंड की रंगड़ैया लाल टोले की है, जहां मुख्यमंत्री सड़क पर बना करीब 7 करोड़ की लागत से 70 मीटर लंबा बॉक्स पुल का अप्रोच पथ कल ध्वस्त हो गया। जहां ये पुल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा था। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बेगूसराय में ननंद भाभी के प्यार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आपने भी शायद सोशल मीडिया के द्वारा देखा होगा, जाना होगा। अब एक और ताज़ा मामला सामने आया है। अब 2 सहेलियों के प्यार का मामला सामने आया है। जहाँ 2 सहेलियाँ यानी कि दोनों लड़कियाँ ही हैं, दोनों आपस में प्यार करती है। 2 लड़कियों के बीच आपस में प्यार इतना परवान चढ़ा जिसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। बिहार के रोहतास की 2 सहेलियों के बीच इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी में रहने के लिए कस्में खा ली। पुलिस के अनुसार एक BA पार्ट 2 और फिर दूसरी ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा पास की है। जहाँ पहले दोनों एक साथ रह करके पढ़ाई करने के दौरान पक्की सहेली बनी, फिर इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी रचा ली। जानकारी के अनुसार दोनों सहेलियों ने पिछले दिनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ
भलूनी भवानी धाम में जाकर के शादी रचा ली। घर वालों को इस बात की जानकारी तब मिली जब दोनों ने शादी के बाद इसकी सूचना सूर्यपुर थाने को दी, जहां थानाध्यक्ष प्रिया कुमारी ने परिवार वालों को थाने बुला करके दोनों सहेलियों को समझा बुझा करके माता पिता के साथ घर भेज दिया। वहीं घर जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। आपको बता दें कि मंगलवार को दोनों सहेलियां अचानक अपने अपने घर से गायब हो गई थी। बुधवार की शाम जब दोनों लौटी तो फिर परिवार वालों को बताया गया है कि हमने शादी कर ली है, अभी मंदिर में। ये बात सुनकर के परिवार वाले भौचक के रह गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एटीएम फरौड गिरोह में पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के गिरोह का खुलासा हुआ है। फरौड लड़कों के साथ मिलकर के स्मार्ट लड़कियां बखूबी इस कदम को अंजाम दे रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रही है। जब उनके पहनावे और फिर चाल ढाल से कोई भी उन पर सामान्यता स्थिति में शक भी नहीं कर सकता है। जब राजधानी पटना में कंकरबाग पुलिस ने ऐसी ही 2 शातिर लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस प्रकार की घटना में पहली बार महिलाओं को पकड़ा गया है। इस तरह की घटना में अक्सर पुरुष ही शामिल होते हैं और पुरुष ही पकड़े जाते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी फ्रॉड एटीएम के धंधे में आ पहुंची है। अब महिलाएं भी फ्रॉड हो गई है। पुलिस का दावा है कि इस प्रकार की घटना में पहली बार महिलाओं को पकड़ा गया है। आरोपियों की पहचान गांधी मैदान थाना क्षेत्र के निवासी काजल और स्वीटी के रूप में हुई है। पकड़ी गई स्वीटी मूल रूप से मुजफ्फरपुर जबकि काजल सीतामढ़ी की रहने वाली है। जहां उनके पास से कैंची, स्टील के प्लेट, 2 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड सहित 4,500 रुपये नकद बरामद की गई है। हालांकि गिरोह का सरगना फरार होने में सफल हो गया है। जहां सरगना काजल का भाई बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से कोसी और सीमांचल में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां उफना गई है। जब कोसी नदी का जलस्तर शुक्रवार सुबह 8 बजे से बढ़ते हुए क्रमशः 1,83,965 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए चीफ इंजीनियर ने कोसी के सभी इंजीनियरों को सतर्क कर दिया है। जहां सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गाँव में पानी घुस गया है। लोग ऊपरी जगह की ओर पलायन करने लगे हैं। जब पूर्णिया में महानंदा, कनकई एवं परमान नदी खतरा के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब 22 अनुमंडल क्षेत्र में बनगामा पंचायत के बनगामा हाट से मजलिसपुर को जोड़ने वाली सड़क पर 1 फीट से अधिक पानी सड़क पर बहने लगी है। जब वही बांका में एक बार फिर से पंजवारा में स्थित चीर नदी का पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में शुक्रवार देर रात बह गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। डायवर्सन टूटने से एक बार फिर से बिहार का झारखंड और फिर बंगाल से सीधा संपर्क भी टूट गया है। बीते सप्ताह भी पानी के तेज बहाव में डायवर्सन बह गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि उधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश से मधुबनी के जयनगर में कमला नदी फिर से उफना रही है। जब पिछले 24 घंटे में जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से आसमानी कहर बरपा है, जहां वज्रपात से पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान चली गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिजली गिरने से 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सासाराम में 5 और अरवल में 4 लोगों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने केवल 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपये अनुदान राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिहार के 26 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। इस प्राकृतिक आफत से प्रभावित हुए जिलों में पटना, रोहतास, अरवल, मुजफ्फरपुर, नालंदा, औरंगाबाद और वैशाली समेत अन्य जिले शामिल हैं, जिनमें रोहतास में 5, अरवल में 4, छपरा में 3, औरंगाबाद और फिर पूर्वी चंपारण में 2, कैमूर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, नालंदा, अररिया, किशनगंज, बांका और सिवान में 1-1 लोगों की जान गई है बिजली गिरने की वजह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन लोगों पर गहरी संवेदना जाहिर करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे बेवजह बारिश से बाहर ना निकलें। जब बारिश हो रही हो, जब बिजली चमकती हो तो वे घर पर रहें। जब बाहर ना निकले नहीं तो फिर वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बिहार के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने विभागीय अधिकारियों को पात्र किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन किसानों ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक जरूरी अपडेट नहीं किया है, उन्हें लिस्ट से बाहर रखने के लिए कहा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार बेस ई-केवाईसी शुरू की थी, जिसे बड़ी संख्या में किसान नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने इसे एडवांस करते हुए सिर्फ चेहरा बेस बना दिया है, यानी ऐप पर क्लिक करने के बाद सिर्फ लाभार्थी अपना
चेहरा भी दिखा देगा तो फिर उसकी ई-केवाईसी हो जाएगी। लेकिन अभी भी काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे किसानों को इस बार भी 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। जब बताया जा रहा है कि कुल लाभार्थियों में लगभग 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें लाभार्थियों की सूची से निकाला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पिछले कई दिनों से चर्चाओं में हैं, जहां मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। जब पिछले महीने उनके पति आलोक मौर्य ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद पराया लिखाया और फिर जब वो एसडीएम बन गई तब उन्होंने मनीष दुबे से अफेयर शुरू कर दिया। ज्योति मौर्य ने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनकी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर दिया है, वहीं बाद में कंप्रोमाइज करने का ऑफर भी दिया। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे पर भी चुप्पी तोड़ी है और बच्चों पर भी बयान दिया है। ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वे मनीष के साथ खुश है और उनके साथ ही आगे की जिंदगी भी बनाना चाहती है। उन्होंने मनीष के बच्चों को लेकर कहा है कि उनके अभी कोई भी बच्चा नहीं है, उनका मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है जो कि अब खत्म हो जाएगा। यदि कोई किसी के साथ लाइफ में बढ़ना चाहता है तो फिर उसमें बुराई क्या है। ज्योति ने आलोक पर इमोशनल कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि कुछ दिन पहले आलोक ने कंप्रोमाइज करने के लिए भी उनके पास ऑफर भेजा था, जहाँ वह घर और फिर 50 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि ज्योति के साथ अफेयर चलाने वाले मनीष दुबे पर भी पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की गई थी। जहाँ डीजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश विजय कुमार मौर्य ने मनीष दुबे को सस्पेंड करने और फिर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। जब मनीष पर कई और गंभीर आरोप लगे हैं जिनकी शिकायत पर उनके खिलाफ गाज गिरी है। दोस्तों अगर आपका बच्चा फ़ोन चलाने के लिए जिद करता है तो आप सावधान हो जाएं, नहीं तो फिर आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बच्चे को स्मार्टफोन देने की सही उम्र क्या है, ये सवाल हर उस माता पिता के मन में आता होगा जिनके बच्चे स्मार्टफोन की जिद करते हैं या फिर जिनके दोस्तों और फिर रिश्तेदारों के बच्चे उसी उम्र के स्मार्टफोन रखते हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है कि जब बच्चा जिद करता है या फिर रोता है तो फिर उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए फ़ोन थमा देते हैं। जब बच्चे को कभी कभी फ़ोन पर वीडियो या स्क्रॉल करते या फिर गेम खेलते हुए देखा जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता से फ़ोन मांगने की जिद करते हैं वे धीरे धीरे अपना अलग स्मार्टफोन मांगने की भी जिद करने लगते हैं। जहाँ कई बार जिद में बच्चे खाना पीना तक बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बच्चों को फ़ोन देने की सही उम्र क्या है। तो बात करते हैं कि अमेरिका के गैर लाभार्थी मीडिया संगठन नेशनल पब्लिक रेडियो यानी कि NPR ने बच्चों को स्मार्टफोन देने की सही उम्र पर एक लेख प्रकाशित किया है। इस पर स्क्रीन टाइम कंसल्टेंट एमिली चेकिंग ने अपनी राय दी है। एमिली का कहना है कि आप बच्चों को स्मार्टफोन या फिर सोशल मीडिया तक पहुंचा देने में जितनी देर कर सकें उतना बेहतर होगा। अब बात करेंगे कि आखिर बच्चों को स्मार्टफोन देने में खतरा क्या है। तो बात करते हैं कि एक अन्य गैर लाभकारी संगठन कॉमन सेंस मीडिया के सर्वेक्षण से पता चला है कि 11 से 15 साल की आयु की 1300 लड़कियों में से 60% से अज्ञात लोगों ने स्नैपचैट पर संपर्क किया और असुविधाजनक संदेश भेजे। ऐसा टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 45% लड़कियों के साथ हुआ है। सोशल मीडिया ऐसी सामग्री से भरा पड़ा है जो बच्चों के अनुकूल नहीं है। इनमें गलत काम, हिंसा से संबंधित सामग्री, खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित सामग्री शामिल है। इसके साथ ही हर प्लेटफॉर्म पर इनबॉक्स भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से भरा रहता है जो बच्चों के साथ घिनौने बातें करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्मार्टफोन के विकल्प क्या हो सकते हैं, यानी कि बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दें तो क्या दें। तो आपको बता दें कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को अपना फ़ोन दें ताकि वे अपने दोस्तों के साथ बात कर सके या फिर उन्हें मैसेज कर सके। उन्हें स्मार्टफोन देने के बजाय ऐसा फ़ोन दें जिससे सिर्फ और सिर्फ कॉल और SMS हो सके। या बाज़ार में डम्ब फ़ोन भी मौजूद है जो दिखने में तो स्मार्टफोन जैसे होते हैं लेकिन उनमें सर्विस बेसिक फ़ोन वाली ही होती है। यह स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या फिर वीडियोस, गेम बच्चों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। एक बार ये बच्चों के हाथ में चला गया तो फिर उन्हें इसे दूर करना नामुमकिन सा हो जाता है। जब बच्चों का मानसिक इतना विकसित नहीं होता है कि वे उस चुंबकीय खिंचाव से अपनी रक्षा कर सके। इसलिए बच्चों को स्मार्टफोन देने में जितना हो सके उतनी देरी करें और अगर देना ही है तो फिर माता पिता के नियंत्रण में दें। दोस्तों बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और पलायन भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक भी डूबने लगा है। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से कोसी और सीमांचल में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां उफना गई है। कोसी नदी का जलस्तर 1,83,965 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए चीफ इंजीनियर ने
कोसी के सभी इंजीनियरों को सतर्क कर दिया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गाँव में पानी घुस गया है। लोग ऊपरी जगह की ओर पलायन करने लगे हैं। पूर्णिया में महानंदा, कनकई एवं परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 22 अनुमंडल क्षेत्र के बनगामा पंचायत के बनगामा हाट से मजलिसपुर को जोड़ने वाली सड़क पर 1 फीट से अधिक पानी भर गया है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। यहीं पर नहीं, लोग पलायन करने लगे हैं, अपने घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह भागने लगे हैं, क्योंकि घर में पानी घुस गया है, जब रहने लायक नहीं बचा है। किशनगंज में बहने वाली नदियां रतवा, कनकई, बुढ़ी कनकई, महानंदा, डोंक का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोग पलायन करने लगे हैं। यहाँ टेरागाछ, दगल बैंक, पोठिया, बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज सहित सभी प्रखंडों में बहने वाली नदियां उफान मारने लगी है। निचले इलाकों में बसे कई गाँव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। करीब 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से किशनगंज शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। शहर के प्रमुख सड़कों, गली मोहल्लों की सड़कों के अलावा सरकारी कार्यालय परिसर में भी डूब गए हैं। जहाँ इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर और फिर रेल पटरी भी पूरी तरीके से डूब गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम रोजगार मेला के तहत 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। अब तक लगभग 3,50,000 से ज़्यादा युवाओं को इसमें नौकरी मिली है। आपको बता दें कि पीएम रोजगार मेला के तहत किन पदों पर नौकरी मिलती है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सवाल मन में आपका जरूर आता होगा। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको बता दें कि रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmrpy.gov.in पर जाना होगा। जहाँ वेबसाइट पर जाकर के जिस विभाग के लिए आपको अप्लाई करना है उसका फॉर्म भरें। जहाँ मांगी गई योजनाओं की डिटेल्स भर करके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन होने के बाद प्रिंट ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन विभागों में नौकरी मिलेगी। तो बात करते हैं कि पीएम रोजगार मेला के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्री के 38 विभागों में नौकरी पाने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि अपने पसंद के अनुसार और फिर योग्यता के अनुसार भी पोस्ट का चयन कर सकते हैं। पीएम रोजगार मेला के तहत पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हैं। इसमें विभिन्न राज्य के युवा शामिल होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कीम में इस साल के अंत तक अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए ये योजना चलाई गई है। जहां इस स्कीम के माध्यम से कई चरणों में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को खत्म करने, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग को लेकर के भाजपा की तरफ से विधानसभा मार्च निकाला गया। इस दौरान आगे बढ़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च के पाउडर फेंके जाने की भी बात सामने आई है। इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लाल मिर्च का बोरा फेंका गया था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हीं लोगों से पूछे कि लाल मिर्च कहां से आया। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का दावा है कि लाठीचार्ज की घटना में जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की जान गई है। भाजपा के नेताओं का ये अभी आरोप है कि भाजपा नेता की हत्या सरकार ने करवाया है। बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेगेटिव पॉलिटिक्स का और फिर अफवाह फैलाने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। बीजेपी नेता की जान जाने के लिए ये लोग सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि पटना पुलिस ने सब स्पष्ट कर दिया है। अब सारी चीजें सामने आ गई है। मृतक विजय सिंह के साथ में जो थे उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी है। जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस वक्त वे विजय सिन्हा के साथ छज्जू बाग में थे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करने में माहिर हैं। बीजेपी वाले जब बिहार सरकार पर इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं, तब किसान आंदोलन के दौरान हुए किसानों की मौत और फिर मणिपुर हिंसा की घटना का आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगना चाहिए कि नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस तरीके की राजनीति देश के हित के लिए ठीक नहीं है। या कितने लोग किसान आंदोलन में मारे गए थे उसकी जिम्मेदार कौन लेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बीजेपी नेता विजय सिंह की बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान जान चली गई, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से उनकी जान गई है। इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जहाँ वहीं पटना में विधानसभा मार्च करने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल नहीं है। पुलिस ने जाँच में और नाम को जोड़ने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में
प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर के हंगामा करना, पुलिस के साथ मारपीट करना, हमला करना और पत्थरबाजी और फिर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, औरंगाबाद में एमपी सुनील सिंह और भी कई सारे लोगों का नाम शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के ये कहने पर कि बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी है और बेवजह लाठीचार्ज की घटना को तुल दे रही है, तो ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को नौकर बताते हुए कहा है कि वे नौकर पर कुछ नहीं बोलती, अगर मालिक कुछ बोलेगा तो फिर उसको जरूर जवाब मिलेगा। दरअसल लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन मार्च किया और फिर राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलकर के बिहार के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने ललन सिंह को लेकर के सम्राट चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा है कि वे नौकरों से बातों का जवाब नहीं देते हैं, हाँ अगर उनके मालिक कुछ बोलेंगे तो फिर उस पर जवाब जरूर देंगे। इसके बाद सम्राट चौधरी राजभवन से रवाना हो गए। दोस्तों बात करेंगे कि पहले टमाटर और अदरक ने अपने भाव बढ़ाए और उसके बाद तो अब धीरे धीरे लगभग सभी हरी सब्जियों ने तो मानो मोर्चा ही खोल दिया है। यह सभी दाम के मामले में एक दूसरे को आगे निकलने की होड़ में लगी हुई है। यह आम से लेकर के खास तक हर कोई सब्जियों की बड़ी कीमतों से को लेकर के हैरान परेशान है। सब्जियों के महंगा होने का असर होटल और रेस्टोरेंट के खाने के रेट पर भी पड़ेगा, लेकिन सब्जियों की बड़ी कीमतों का बुरा असर सिर्फ आपके जेब पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं पड़ जाए। इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। चलिए आपको बताते हैं कि महंगी सब्जियों का असर आपके स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो बात करते हैं कि टमाटर एक सेंचुरी और फिर एक हाफ सेंचुरी लगाने के बाद अपना भाव कम करने के मोड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। जब पिछले काफी दिनों से टमाटर 150 रुपए किलो की दर से बाजार में बिक रही है। इस वजह से बड़े बड़े कुछ फूड और चैन और रेस्टोरेंट ने टमाटर को अपने मेन्यू से तब तक के लिए दूर ही रखने का फैसला किया है जब तक टमाटर के भाव में गिरावट नहीं आ जाती है। खास तौर पर बर्गर और सलाद से टमाटर गायब ही नजर आ रही है। अगर टमाटर के बिना आप सलाद को अधूरा मानते हैं तो फिर हो सकता है कि रेस्टोरेंट आपसे सलाद का ज़्यादा रेट ले, इसलिए सलाद ऑर्डर करते समय इन बातों का जरूर आप ध्यान दें। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना में से एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि किस्तों में होती है। हर किस्त में किसान को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार ने अभी तक 13वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना की 14वीं किस्त को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक ई-KYC और फिर भू सत्यापन नहीं करवाया है उन सभी को 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इस योजना में काफी बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है। तो बात करते हैं कि सरकार ने पीएम किसान योजना के पोर्टल में बड़ा बदलाव किया है। अब इस पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के तरीके को बदल दिया है। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तब आपको सबसे पहले उसे चेक करना चाहिए। जहां आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि किसान देश की रीढ़ होता है। देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने मानसून सीजन में तोहफा दिया है। यह ट्रैक्टर सहित कई आधुनिक खेतों में यूज होने वाले उपकरणों पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यही नहीं, खाद बीज कीटनाशक खरीद पर भी सरकार किसानों की मदद करेगी। इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आपने नजदीकी कृषि केंद्र में जाकर के आवेदन करें। इसके लिए आपको आधार कार्ड सहित कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दरअसल खेती भी अब आधुनिक हो गई है, लेकिन खेती करने के यंत्र बहुत ही महंगे हैं जिन्हें हर किसान नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार ने सब्सिडी योजना शुरू की है ताकि किसान की आर्थिक मदद हो सके। अगर इस मानसून सीजन में आप भी नए कृषि उपकरण खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको काफी आर्थिक फायदा हो सकता है। सब्सिडी केवल उपकरणों पर ही नहीं दी जाती है बल्कि बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए भी सरकार किसानों की आर्थिक मदद करती है। यह पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सरकार ने 2022 में शुरू की थी, जिससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में यदि आप खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के प्लान कर रहे हैं तो फिर स्कीम की मदद ले सकते हैं। आवेदन के लिए नज़दीकी ब्लॉक या फिर कृषि केंद्र में जाकर के संपर्क किया जा सकता है। साथ ही साथ कई राज्यों में योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी किसानों को दी गई है। इच्छुक किसान घर बैठे भी पीएम ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 8वीं तक के आधे से अधिक गुरुजी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। जी हाँ, इससे बच्चों की कंप्यूटर की पढ़ाई नियमित नहीं हो पा रही है और स्कूलों में कंप्यूटर से जुड़े कामकाज भी प्रभावित है। 8वीं तक के करीब 53% शिक्षक कंप्यूटर में अनट्रेंड है। एससीईआरटी ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया है। अब इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एससीईआरटी के अनुसार 8वीं तक में 2,75,266 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 1,46,546 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता है। अब इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जब बचे हुए शिक्षकों को भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया है। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के 1 से 12वीं तक के सभी स्तर के विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। जब देश में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं, टमाटर और फिर लहसुन के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मियां मुसलमान व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गाँव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर असमिया व्यापारी आज सब्जियां बेचते तो फिर वे कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या फिर मुर्गी अंडा ना दे तो फिर उसका इल्जाम भी मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठिकरा भी मियाँ भाई के सर पर ही फोड़ देंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर पालक आलू वगैरह मांग करके काम चला लीजिए। दोस्तों टीवी और मोबाइल आपके बच्चों की जान के दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने से बच्चों के व्यवहार पर असर पड़ रहा है। मोबाइल टीवी पर दिखाए जाने वाले हिंसक कार्यक्रमों को देखने के बाद बच्चों की मानसिकता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है। आभासी दुनिया का असल जीवन में ऐसे दखल घातक साबित हो रहा है। जी हाँ, एसोचैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 से 17 साल की आयु वर्ग से ज़्यादातर बच्चे एक हफ्ते में कम से कम 35 घंटे से ज़्यादा टीवी से चिपके रहते हैं। जहाँ वहीं ज़्यादा टीवी देखने से इन बच्चों के स्वभाव में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बच्चों की मनोवृत्ति बदल रही है और इनमें हिंसक प्रवृत्ति में भी इजाफा हो रहा है। जहाँ सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना शहर में भी इस तरीके के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। पटना में मौजूद क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि स्कूल में जूनियर और सीनियर सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चों में इस तरीके के ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, जिससे वे इतने एग्रेसिव हो रहे हैं कि उन्हें कई बार पता ही नहीं होता है कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे में उनके अभिभावक इनकी काउंसलिंग करा रहे हैं। जहाँ बच्चे टीवी पर आने वाले अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देखने के बाद हूबहू वही करने की कोशिश करते हैं जिसे वे अपने रोल मॉडल को टीवी पर करता हुआ देखते हैं। भले ही टीवी पर दिखाए जाने वाले इन कार्यक्रमों के प्रसारित होने से पहले आपको बता दिया जाता है कि जो कुछ भी कार्यक्रम के दौरान दिखाया जा रहे हैं ये सब काल्पनिक है, लेकिन बच्चे इन कार्यक्रमों को हकीकत के रूप में देखना और जीना पसंद करते हैं। इसी वजह से बच्चों को न केवल शौक लगता है बल्कि घटनाओं को सच मानने लगते हैं, उनसे डरने लगते हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इस नए दौर में परिवार में ऐसे बच्चे का चलन बढ़ रहा है। इस वजह से उसको दुलार प्यार ज्यादा मिल रहा है और वे जिस जिद के कारण अपने माता पिता पर हावी होते जा रहे हैं, माता पिता को ऐसे चाहिए कि बच्चों की अत्यधिक टीवी देखने की आदतों पर गंभीरता से रोक लगाएं। उनसे बात करने का समय जरूर निकालें और हो सके तो उनके साथ बैठ करके स्क्रीनिंग शेयर करें। यदि बच्चे नाटक, टीवी या फिर किसी कंटेंट को देख करके शौक में जाते हैं या फिर उन्हें सदमा लग जाता है या फिर उसके व्यवहार में बदलाव नजर आता है तो फिर उसे अनदेखा नहीं करें, बल्कि बच्चों को आश्वस्त करें कि आप उसकी बात को समझते हैं, उससे विस्तार से बातचीत करें और फिर उसे समझाने की कोशिश करें। बच्चों की मानसिक लचीलापन बढ़ाने वाली सामान्य गतिविधियां जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य भोजन, कम स्क्रीन समय, नियमित नींद से जगाने का समय तय करें। इसी के साथ अन्य फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दें। इसकी वजह से जहां स्क्रीन टाइम कम हो रहा हो वहीं किसी तरह का शौक या फिर ट्रामा है तो फिर बाहर निकलने की मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बच्चों में बढ़ रहे एग्रेशन को छुड़ाने के लिए उनके माता पिता का अहम योगदान होता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। ऐसे में वे जो भी देखते हैं वो उनका असर उनके मस्तिष्क पर लंबे समय तक होता है। जहाँ उनके लिए पेरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम के साथ साथ उनके साथ समय बिताने की जरूरत है।
दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन नेताओं को मालूम है जो लोग लाठी खा करके आया है पटना के डाक बंगला चौराहे से, वो आदमी कल जाति के नाम पर या फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी मारी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहे, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और फिर लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या फिर उनके मंत्री पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाया वो खा लीजिए। मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गया है कि हम काम करें ना या फिर ना करें, जनता में कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके सीएम बने रहना है। जब पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए तो उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं तो उन पर भी लाठीचार्ज, सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया गए उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाते हुए कहा कि इस सरकार की ये छवि बन गई है कि पटना में लोग जब अपनी बात को लेकर के जाते हैं, चाहे वह जिस भी वर्ग के हों, वो रसोई हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, हमने देखा है कि बीते 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। लोकतंत्र में आप किसी पर लाठीचार्ज करवाएगा तो फिर आपको डर होगा कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और फिर ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून आते ही महंगाई की दर रॉकेट की तरह बढ़ गई है। टमाटर के बाद अब प्याज, लहसुन और फिर अदरक समेत सभी हरी सब्जियां 2 गुने से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। जहाँ इसके चलते आम जनता की थाली से विटामिन से भरपूर व्यंजन गायब हो गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिलने वाली हरी सब्जियां अब 100 रुपये के पार पहुँच गई है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए हरी सब्जियाँ खाना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। दाम बढ़ने के कारण कई लोगों ने हरी सब्जियाँ ही खरीदना बंद कर दिया है, जहाँ इसकी जगह वे आलू, सोयाबीन और चने की सब्जियां खाकर के अपना पेट भर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर 200 रुपये किलो से ही भी ज्यादा महंगा हो गया है। अदरक के बारे में बात करना तो बंद ही कर देते हैं क्योंकि ये 320 रुपये प्रति किलो हो गया है। यह रेट सुनकर ही लोग सब्जी की दुकान से दूरी बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हर जमीन मालिक का अपना भू अकाउंट नंबर होगा, यानी कि बिहार के हर जमीन मालिक का यूआईडी नंबर होगा। इसी उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात, खास करके जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। जब राजस्व कर्मचारी ऐप में ये व्यवस्था की गई है, जब बिहार के अधिकांश अंचल कार्यालय में इस को लेकर के नोटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। जहाँ भूमि अकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, एक जमीन की दोहरी जमाबंदी नहीं होने और फिर भूमि विवाद के मामले को कम करना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के डीएम को इसको लेकर के पत्र भेज दिया है। बिहार में 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदी है। जब भूमि के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ये जानकारी मिली है कि ज्यादातर भूमि में फर्जीवाड़े का काम रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कल राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके इस घटना की उपस्थिति से उन्हें अवगत कराया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि इस घटना की जांच उच्च जांच एजेंसी या फिर पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराया जाए। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग बीजेपी के नेताओं ने की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हथियारी सरकार है। ऐसी सरकार को अब एक दिन भी बिहार में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मालिक के सवाल का जवाब देते हैं, नौकर का नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया पुलिस ने मोबाइल टावर से चोरी की गई 15 लाख रुपए की बैटरी बरामद किया है, जहां 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूर्णिया में मोबाइल टावर की कीमती बैटरी चोरी करने वाले शातिर बैटरी चोर गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर बैटरी चोरों के पास से करीब 7 लाख के 15 मोबाइल टावर
बैटरी बरामद की गई है। एक बैटरी की कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये बताई जा रही है। शातिर चोर मौका पाकर के मोबाइल टावर की बैटरी चुराते हैं, इसके बाद इन कीमती बैटरी को कबाड़ में जाकर के बेच देते थे। जब वही घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया है कि मोबाइल टावर बैटरी की बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले के एसपी आमिर जावेद के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था, जो बैटरी चोर गिरोह की गिरफ्तारी के लिए काफी दिनों से काम कर रहा था। इसी क्रम में देर रात वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने एक ऑटो को चेकिंग करने के लिए रुकवाया, जिस पर संदिग्ध बैटरी देखी गई। जब पुलिस को देख करके ऑटो पर सवार बैटरी चोर भागने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व सांसद जब से जेल से अस्थायी तौर पर रिहा हुए हैं, तब से ही उनके किसी न किसी दल में शामिल होने को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। महागठबंधन की सरकार के कार्यकाल से जेल से बाहर आए पूर्व सांसद किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर के अब तक उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया था। चूंकि महागठबंधन में 6 दल शामिल है, इसलिए इस बात को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर वे किस दल में जाना चाहते हैं। लेकिन अब पूर्व सांसद ने स्वयं इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वे आने वाले समय में किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे उनके लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल में जाने को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। इस मामले को लेकर के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी सहरसा में उन्होंने खुद भी अब राजद में जाने का एक इशारा कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर समेत 5 जिलों के किसानों को प्याज की खेती करने के लिए 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। जहां खबर के अनुसार बक्सर, भोजपुर, नालंदा, पटना, शेखपुरा जिले के किसानों को विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत कृषकों को प्याज के क्षेत्र में विस्तार के लिए निर्धारित लागत मूल्य का 50% अनुदान दिया जाएगा, जहाँ किसान अनुदान का लाभ उठा करके प्याज की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। जहां इसकी जानकारी के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जहां वहीं बक्सर, भोजपुर, नालंदा, पटना, शेखपुरा जिले के किसान प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी या फिर जिला के सहायक निदेशक उद्यान से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या साथ ही साथ सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।